आज अगला भाग अन्वितियाँ यूनिटीज पाश्चात्य काव्यशास्त्र अरस्तु। नाटक के तत्वों के विवेचन के क्रम में संकलन त्रय की चर्चा अनिवार्य सी रही है और इनके उद्भावक का पद अरस्तु के लिए अचल प्रतिष्ठ है। किंतु अरस्तु ने कहीं भी तीन संकलनों का उल्लेख नहीं किया है। कोई भूल भी बद्धमूल होकर कितनी प्रामाणिक बन जाती है, इसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। बोचर ने इसको साहित्यिक अंधविश्वास की संज्ञा देते हुए कहा है कि एकमात्र नाटकीय अन्विति जिसका अरस्तु ने विधान किया है कार्य व्यापार की अन्विति है। इसे अब भी दोहराने की जरूरत पड़े यह आश्चर्य की बात है, किंतु अधिकारी व्यक्ति के अनुमोदन से एक बार स्थापित होकर कोई साहित्यिक परंपरा इतनी दृढ़ हो जाती है कि लोकप्रिय लेखनों में हम अब भी तीन अन्वितियों को पोएटिक्स के एक नियम के रूप में चर्चित पाते हैं। इसलिए इस भ्रम का निराकरण अपेक्षित है। काव्यशास्त्र के 8वें अध्याय में अरस्तु कहते हैं कि कार्य व्यापार का अनुकरण होने के नाते कथानक में एक ही कार्य व्यापार का अनुकरण होना चाहिए जो पूर्ण हो। खंडों का संरचनात्मक संयोजन ऐसा होना चाहिए कि उनमें से यदि एक को इधर उधर कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो पूर्ण कथानक खंडित और बाधित हो जाए। इस कथन से स्पष्ट है कि कथानक के कार्य व्यापार में अन्विति का होना आवश्यक है, क्योंकि अन्विति रहित कार्य व्यापार का प्रभाव छिन्न भिन्न हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि अन्विति का स्पष्ट प्रयोग एक इसी संदर्भ में मिलता है जिसका संबंध कार्य व्यापार से है। कार्य व्यापार की यह अन्विति आंगिक या आंतरिक अन्विति है, केवल बाहर से दिखाई पड़ने वाला संयोजन मात्र नहीं। कार्य व्यापार के अन्विति में घटनाएं विविध होती हुई भी कार्य कारण भाव के द्वारा परस्पर जुड़ी होती है। कार्य कारण भाव का तात्पर्य यह है कि कोई उत्तरवर्ती घटना पूर्ववर्ती घटना की अनिवार्य परिणति प्रतीत हो। यदि पूर्ववर्ती घटना न होती तो उत्तरवर्ती घटना भी नहीं होती। जैसे कारण के नहीं रहने पर कार्य भी नहीं होता है। इसीलिए कार्य कारण भाव से जुड़े कार्य व्यापार के पौर्वापर्य क्रम को अरस्तु आंगिक मानते हैं, संयोगिक नहीं। तो अरस्तु के अनुसार अन्विति दो रूपों में प्रकट होती है। एक तो कार्य कारण भाव के रूप में, जब नाटक के अनेक खंड जैसे बाह्य घटनाएं, विचार, भाव आदि अपरिवर्तनीय रूप से अंतर्ग्रंथित हों। दूसरे इस तथ्य के रूप में कि सभी घटनाएं जिनमें नैतिक शक्तियों का द्वंद्व भी शामिल है एक लक्ष्य की ओर बढ़ रही हो। कहने का अभिप्राय यह है कि कार्य व्यापार का अंतर्ग्रंथन और लक्ष्य की एकतानता ये दोनों अन्विति की अनिवार्य शर्तें हैं। तो अन्विति की अनिवार्य शर्तें कौन सी है? कार्य व्यापार अंतर्ग्रंथित हो और लक्ष्य की एकतानता हो। अन्विति के संबंध में अरस्तु ने इतना ही कहा है। शेष दोनों अनुमतियों को विद्वानों ने अपने बुद्धिबल से निकाल लिया है। कालान्विति यूनिटी ऑफ टाइम का उद्गम एक दूरारूढ़ प्रसंग से है। काव्यशास्त्र के 5वें अध्याय में दुखांतक और महाकाव्य के भेदक लक्षणों को दिखाते हुए अरस्तु कहते हैं कि दुखांतक में यथासंभव सूर्य की एक परिक्रमा तक सीमित रहने का अथवा इस सीमा का थोड़ा ही अतिक्रमण करने का प्रयास होना चाहिए, जबकि महाकाव्य के कार्य व्यापार में समय की कोई सीमा नहीं होती। हालांकि आरंभ में दुखांतक में भी समय की वही स्वतंत्रता मान्य थी जो महाकाव्य में। यहाँ अरस्तु ने न तो अन्विति शब्द का प्रयोग किया है
और ने काल की सीमा पर बल दिया है, जैसा यथासंभव शब्द से स्पष्ट है। इसमें नियमन से अधिक समसामयिक प्रचलन का उल्लेख है। सूर्य की एक परिक्रमा की कालावधि वांछनीय तो है, पर अनुल्लंघनीय नहीं। एक परिक्रमा का कुछ अतिक्रमण भी शक्य है। यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य का भी उल्लेख है। दुखांतक के आरंभिक दिनों में काल का कोई बंधन नहीं था। महाकाव्य के समान उसका भी यथेच विस्तार हो सकता था, किंतु समय बीतने के साथ इस शिल्पगत त्रुटि की ओर नाटककारों का ध्यान गया और उन्होंने देखा होगा कि कालिक बंधन से मुक्त नाटकों की रोचकता क्रमशः क्षीण होती जाती है, उनका प्रभाव बिखर जाता है। इसलिए कुछ न कुछ काल सीमा का पालन वांछनीय है। इसके लिए उन्होंने यथासंभव सूर्य की एक परिक्रमा की सीमा रखी होगी। ग्रंथकार के अभिप्राय को व्याख्याकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से ऐंठना शुरू किया और यथासंभव की परिणति अलंघ्य नियम में हो गई। पर इतने से ही बौद्धिक विलास कैसे तृप्त हो सकता था? फिर आरंभ हुआ सूर्य की एक परिक्रमा के अभिप्राय का विषदन। कुछ विद्वानों ने सूर्य की एक परिक्रमा का अर्थ 12 घंटे लिया, कुछ ने 24 घंटे। दोनों अर्थ ठीक। रोमी और फ्रांसीसी आलोचकों के बीच बहुत दिनों तक 12 और 24 घंटों का विवाद चलता रहा और नाटककारों के लिए इसका पालन अनिवार्य हो गया। नव अभिजात्यवादी युग 17वीं-18वीं शताब्दी ने कालान्विति को द्वितीय अन्विति के आसन पर आसीन कर दिया। कालान्विति के बाद स्थानान्विति ने जोर लगाया, क्योंकि स्थान और काल तो साथ चलने वाले तत्व हैं। कालान्विति का तो दूराहड्यूर ही सही एक आधार था, यथासंभव सूर्य की परिक्रमा, पर स्थानान्विति का तो वैसा भी कोई आधार नहीं था। व्याख्याकारों ने यहाँ भी अपने बुद्धिबल का प्रदर्शन किया और सोचा कि जब कालान्विति हो सकती है तो स्थानान्विति क्यों नहीं हो सकती। इस प्रकार एक तीसरी अन्विति का भी आविर्भाव हो गया। कहा जाता है कि स्थानान्विति की उद्भावना स्पेनी आलोचक लुदोविको कास्तेल्वेत्रो ने काव्यशास्त्र की अपनी व्याख्या में 1570 में की। बात यह है कि व्यापार अन्विति यूनिटी ऑफ एक्शन का स्पष्ट विधान अरस्तु ने इसलिए किया कि उसे नाटक की संरचना का अनिवार्य अंग माना और उसकी कलात्मक उपादेयता देखी। यही कारण है कि नाटक के साथ उन्होंने व्यापार अन्विति की कलात्मक उपादेयता देखी। यही कारण है कि नाटक के साथ उन्होंने व्यापार अन्विति का आंगिक संबंध स्थापित किया। कालान्विति और स्थानान्विति का संबंध नाटक की संरचना से नहीं, उसके मंचन से है। ये दोनों अन्वितियाँ कौन सी? काल और स्थान मंच की व्यवहारिक सीमाओं और कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर स्वीकार की गई। यूनानी मंच पर पर्दे नहीं होते थे। सारा मंच आरंभ से अंत तक दर्शकों के सम्मुख खुला रहता था। इसलिए नाटककार नाटकों का अंकों में विभाजन नहीं करते थे, क्योंकि विभाजन को दिखाने का पर्दे जैसा कोई साधन नहीं था। परिणाम यह होता था कि नाटक एक बार जो आरंभ होता तो अंत तक अविराम चलता ही रहता। फलतः काल अन्विति और स्थान अन्विति का अवकाश नहीं के बराबर था। जब यूरोप की नाट्यशालाओं में पर्दे का विकास हो गया तो ये अधिक सार्थक हो गई। काल अन्विति और स्थान अन्विति नाटक के लिए अनिवार्य नहीं है। यह नाटककार की प्रतिभा और कला पर निर्भर करता है कि वह काल और स्थान के अंतराल को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि वह खटके नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम में काल की अवधि कई वर्षों की है। दुष्यंत शकुंतला के प्रथम प्रणय से लेकर उसके पुत्र भरत के सिंह शावक के दांत गिनने लायक बड़ा होने तक का कथानक नियोजित है। स्थान की स्थिति यह है कि मृत्युलोक की कौन कहे, कथानक स्वर्गलोक तक चला जाता है, किंतु कहीं भी अंतराल खटकने की बात तो दूर अनुभवगम्य भी नहीं होता। शेक्सपियर के नाटकों में इन अन्वितियों की रक्षा नहीं हुई है, पर इससे उसके कलात्मक उत्कर्ष में कोई बाधा नहीं पड़ी है। फ्रेडरिक द ग्रेट ने अन्वितियों की उपेक्षा के कारण शेक्सपियर के नाटकों को फार्स का नाम दिया और कहा कि यह कनाडा के जंगलियों के देखने योग्य है, क्योंकि यह मंच के सभी नियमों की अवहेलना करते हैं। इतना कहकर ही फ्रेडरिक विरत नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा कि ये नियम ऐच्छिक नहीं हैं, आप इन्हें अरस्तु के काव्यशास्त्र में देख सकते हैं। ऐसे ही उत्साहियों की व्याख्याओं को ध्यान में रखकर ही बूचर ने कहा कि लोगों ने काव्यशास्त्र से उन बातों को ढूंढ निकाला है जिनकी अरस्तु ने कल्पना भी नहीं की थी। मूल्यांकन। यूरोपीय आलोचना के प्रसिद्ध इतिहास लेखक जॉर्ज सेंट्सबरी का कहना है कि
विगत 2300 वर्षों में संसार की किसी साहित्यिक कृति पर इतना विचार विमर्श नहीं हुआ है जितना इस प्रसिद्ध पुस्तिका काव्य शास्त्र पर। यह ठीक ही है कि अनुवाद, टिप्पणी, व्याख्या, आलोचना आदि के रूप में संसार की विभिन्न भाषाओं में जितना और लिखा गया है उसका यथातथ्य आकलन असंभव की सीमा छूने लगता है। कठिनाई इसलिए और भी बढ़ जाती है कि उसका विस्तार देश में ही नहीं काल में भी है। अपूर्ण प्राय यह अति लघुरूप कृति आज तक जीवित तो है ही, अपनी प्रासंगिकता को भी बनाए हुए है। अरस्तु की कथित 400 कृति संततियों में अपने जनक को जितना यश इस क्षीणकाय काव्य शास्त्र ने दिया उतना और किसी ने नहीं। काव्य शास्त्र यूनानी काव्य पर आधारित होते हुए भी कुछ ऐसे सौंदर्य शास्त्र प्रश्नों को उठाने और कुछ दूर तक उनका समाधान करने में सफल हुआ है जो सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक है। अरस्तु के आलोचकों का आरोप है कि उनके समक्ष यूनानी साहित्य के अलावा और कोई साहित्य नहीं था, अतः उनकी दृष्टि में वह व्यापकता और विशदता नहीं है जो गंभीर आलोचना के लिए अपेक्षित है। यह आरोप निरुपूर्ण नहीं है, पर यह ऋण पक्ष पर बल देना है। अरस्तु का धन पक्ष यह है कि एक भाषा के सीमित साहित्य पर, और वस्तुतः साहित्य जैसा व्यापक अर्थ का वाचक कोई शब्द यूनानी भाषा में था ही नहीं, इसलिए प्रत्येक साहित्यिक विधा, दुखांतक, महाकाव्य, प्रहसन आदि का अलग अलग नाम लेकर उन्हें अपना मंतव्य व्यक्त करना पड़ा है। तो एक भाषा के सीमित साहित्य पर उन्होंने आलोचना का प्रासाद खड़ा किया। यह अरस्तु की पॉजिटिव बात है कि एक भाषा के सीमित साहित्य पर उन्होंने अपनी आलोचना का प्रासाद खड़ा किया। सच तो यह है कि मुख्यतः 4 ही लेखकों की कृतियां उनके विवेचन की आधार भूमि रही है। होमर के महाकाव्य और सोफोक्लेस, एवरिपिदेस तथा एस्क्यूलस के दुखांतक, अरिस्तोफेनेस जैसे प्रसन्नकार और पिंदार जैसे गीतकार उन्हें रुचिकर या विवेच्य प्रतीत नहीं हुए। कुछ आलोचकों का कहना है कि अरस्तु आलोचक थे ही नहीं, वे तो दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, इसलिए आलोचना के अनेक मौलिक प्रश्नों का उन्होंने स्पष्ट तक नहीं किया, जैसे आलोचना क्या है, साहित्य आलोचन के सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों पर वे यूनानी साहित्य की आलोचना करना चाहते हैं, आदि आदि। हम अरस्तु की इन सीमाओं को स्वाभाविक मानते हैं। आश्चर्य इसका नहीं कि उनकी ये सीमाएं हैं, आश्चर्य इसका है कि इन सीमाओं के बावजूद उन्होंने अनेक ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जो स्थायी और सार्वभौम आलोचना का उपकरण बनने में समर्थ हुए। जो दार्शनिकता और वैज्ञानिकता अरस्तु की सीमाएं मानी जाती है वही उनकी विशेषताएं भी है। दार्शनिक की तत्वदर्शिता और वैज्ञानिक की विश्लेषकता के योग ने उनकी दृष्टि को निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ रखा है। उनका विषय निरूपण तथ्य अनुसंधान की भावना से प्रेरित है, उसमें कहीं भी हठ धर्मिता नहीं है। इसमें अपने गुरु से अरस्तु का स्पष्ट भेद है, प्लेटो में मताग्रह है और जैसे भी हो अपनी बात को प्रमाणित कर देने की चातुरी है। जब तक कोई बहुत सावधान न हो तब तक प्लेटो से असहमत होना भी कठिन है, क्योंकि वे गलत बात भी इस ढंग से कहते हैं कि श्रोता उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। अरस्तु में यह नहीं है, वे अपनी बात आपके सामने निरपेक्ष भाव से रख देते हैं, मानना न मानना आपकी इच्छा पर है। अरस्तु की सबसे बड़ी देन क्या है? काव्य की स्वायत्तता की स्थापना, उसे गंभीर विचार के योग्य विषय सिद्ध करना। 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की यूनानी शास्त्रीय गतिविधि पर ध्यान देने से इस कार्य की गुरुता स्पष्ट हो जाती है। दर्शन की महत्ता शीर्ष पर थी, उसके बाद इतिहास का स्थान था, फिर राजनीति शास्त्र, फिर आचार शास्त्र आदि का। काव्य तो इस परिधि में कहीं आता ही नहीं था। प्लेटो ने दर्शन और काव्य के शाश्वत विरोध की बात ही नहीं कही थी, बल्कि जब भी अवसर मिला और न मिला तो दूसरे प्रसंगों में भी अवसर निकालकर उन्होंने काव्य की लघुता और अवांछनीयता साबित करने में कोई कसर नहीं रखी। बद्धमूल परंपरा के प्रतिकूल प्लेटो जैसे प्रभावशाली आचार्य की बहुशः आवृत्तियों के प्रतिकूल काव्य को इतिहास से अधिक दार्शनिक घोषित करना साहस का काम था, साहस से अधिक तर्कयुक्त प्रमाणन का कार्य था, क्योंकि साहस तो कुतर्क में भी रहता है। उनके तर्क की भंगिमा है, इतिहास तो केवल उसी का वर्णन करता है जो हो चुका है, और इसके विपरीत काव्य उसका वर्णन करता है जो हो सकता है। यदि इतिहास आगत का व्याख्याता है तो काव्य अनागत का व्याख्याता है। एक घटित को लेकर चलता है, दूसरा संभावित को। इतिहास में व्यक्ति विशेष का निरूपण रहता है, काव्य में सामान्य का। इतिहास का संबंध यथार्थ से है और काव्य का आदर्श से है, इसलिए काव्य इतिहास से कहीं ऊपर की चीज़ है। अरस्तु द्वारा दिए गए इस उच्चासन से कोई काव्य को फिर उतार नहीं सका। केवल 2 वाक्यों में उन्होंने सारे विरोधों को निरस्त कर काव्य की अविचल प्रतिष्ठा दे दी।
प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता कहकर उसकी सारी प्रतिभा और प्रकृति पर पानी फेर दिया। प्लेटो की सत्य सोपान परंपरा में बढ़ई का भी स्थान कवि से ऊपर था, क्योंकि बढ़ई तो सत्य से द्विधा ही अपेत होता है, पर कवि को त्रिधा अपेत है। अरस्तु ने कहा कि कौन कहता है कि कवि अनुकर्ता है, वह तो करता है, ईश्वर की तरह है, काव्य जगत का निर्माता है। यह दृष्टि भारतीय दृष्टि से मिलती है, जिसमें कवि को प्रजापति कहा गया है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति ही यथास्मे रोचते विश्वम तथिदम परिवर्तते। अपार काव्य संसार का कवि ही प्रजापति है। कवि की जैसी रुचि या इच्छा होती है, विश्व वैसा ही बन जाता है। मम्मट ने इसी को प्रकारांतर से कहा है कि कवि की वाणी का संसार नियति के नियम से मुक्त और सर्वथा स्वतंत्र होता है, इसलिए कवि अपने संसार का सृष्टा है, स्वामी है। अनुकरण को भी अरस्तु ने उस स्थिति से उबारा जिसमें प्लेटो ने उसे डाल रखा था। प्लेटो का अनुकरण नकल या पर्याय था, अतः उसमें ग्रह का भाव था। अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ किया आदर्शीकृत प्रतिरूपण, आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, और बताया कि कवि प्रकृति का या मानव जीवन का ही हूबहू चित्रण नहीं करता, उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ता है और यथार्थ को रमणीयतर बनाकर प्रस्तुत करता है। सदा प्रकृति से अर्थात बाहर से ही वह काव्य का उपादान ग्रहण करे, यह आवश्यक नहीं। वह कल्पना की सहायता से मानस सृष्टि भी कर सकता है। इसलिए अरस्तु ने अनुकरण में आदर्शीकरण का योग किया और इसका अभिप्राय यह भी दिखाना था कि आदर्शीकरण होने से काव्य यथार्थ की अपेक्षा उत्कृष्टतर और प्रशस्यतर है। प्लेटो ने बार बार आदर्श पर बल दिया था, अरस्तु ने इस व्याख्या में उसका समाहार भी हो गया। फिर उन्होंने अनुकरण को एक सृजनात्मक शक्ति माना, जिसमें जगत और जीव के सत्य को प्रकट करने के लिए आवश्यकता अनुसार संग्रह, त्याग और व्यवस्था की क्षमता होती है। अर्थात क्या रखें, क्या छोड़ें और किस प्रकार का उपस्थापित करें, इसका ज्ञान अनुकरण का सहचारी होता है। आनंद को कला का काव्य प्रयोजन सिद्ध कर उन्होंने उसे नैतिक शैक्षिक घेरे से बाहर निकाला। आनंद को कला का काव्य का प्रयोजन सिद्ध कर उन्होंने उसे नैतिक शैक्षिक घेरे से बाहर निकाला। प्लेटो ने काव्य को समाज के नैतिक शैक्षिक सुधार का साधन माना था। काव्य की सामाजिकता का विरोध अरस्तु ने भी नहीं किया, पर जहाँ प्लेटो ने काव्य की सामाजिकता उसके नैतिक उन्नयन की क्षमता में देखी, वहाँ अरस्तु ने उसकी आनंद प्रदान की क्षमता में। समाज के लिए भी यदि नैतिक उन्नयन आवश्यक है तो आनंद प्राप्ति भी कम आवश्यक नहीं है। इसलिए अरस्तु ने काव्य के नैतिक मूल्य का खंडन तो नहीं किया, पर उसके आनंदनात्मक मूल्य को उजागर अवश्य किया और अपने गुरु की शंका का निवारण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि काव्य से उत्पन्न आनंद न तो मन के लिए अहितकर होता है, न आत्मा के लिए, न व्यक्ति के लिए और न समाज के लिए। इसलिए कवि से गणतंत्र को कोई खतरा नहीं है। जो काम प्लेटो को करना चाहिए था, प्लेटो की आलोचना के क्रम में हम देख चुके हैं कि उनके लेखकीय जीवन का आरंभ काव्य से हुआ था, किंतु सुकरात के संपर्क में आने पर उन्होंने उसे नष्ट कर दिया और दर्शन को अपना लिया। वह वैज्ञानिक अरस्तु ने किया। तब से गुरु शिष्य का ये विवाद काव्य का प्रयोजन उपदेश है या आनंद यूरोप में चला आ रहा है और युग के अनुसार कभी एक को तो कभी दूसरे को अधिक महत्व मिलता रहा है। युग के अनुसार आज जिसे रूपवादी आलोचना कहते हैं, यूरोप में उसके उद्भावक अरस्तु ही हैं। काव्य ने काव्य रूप के संबंध में कुछ भी नहीं कहा था, केवल विषय के आधार पर काव्य को त्याज्य घोषित कर दिया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य केवल विषय नहीं है, रूप भी है, बल्कि विषय से बढ़कर रूप ही है। काव्य के सौंदर्य का उत्कर्ष अपकर्ष का निर्धारक विषय से अधिक रूप ही होता है। अरस्तु ने काव्य के विषय के साथ उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम और पद्धति पर विचार किया। कथानक की संरचना से लेकर काव्य के भाषिक पक्ष तक को अपने विवेचन में समेट लिया। काव्य विधा, काव्य शिल्प, माध्यम के वैशिष्ट्य, प्रभाव के स्वरूप और प्रभाव को उत्पन्न करने वाले साधनों के विश्लेषण उनके रूपवादी दृष्टिकोण पर प्रमाण। ये विशेषताएं अनुकरण की वस्तु नहीं, कवि की प्रतिभा की उपज है। अरस्तु स्पष्ट संप्रेषण के आग्रही है, अतः उन्होंने दुखांतक के अंगों, उपाख्यानों आदि की योजना अथवा पद योजना का भी विचार संप्रेषण की
प्रांजलता को ध्यान में रखकर किया है। प्रभाव की दृष्टि से काव्य का निरूपण मानवीय मूल्यों के महत्व का प्रतिपादन है। विरेचन में भय से अधिक करुणा का मानवीय मूल्य है, क्योंकि वह सहानुभूति से उत्पन्न होता है और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की भाग्य विपर्य जनित क्लेश कर स्थिति की अनुभूति का भागीदार बनाती है। अरस्तु ने एक पते की बात कही है। दृश्य को उन्होंने नाटक के प्रभाव का अनिवार्य अंग नहीं माना और बल देकर कहा कि नाटक का दुखांतकीय प्रभाव नाटक की संरचना में अर्थात उसके विषय तथा पद्धति के वैशिष्ट्य में रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में नाटक की सफलता इसमें है कि पढ़ने पर भी उसका वही प्रभाव पड़े जो मंच पर देखकर पड़ा। जो लोग नाटक को अनिवार्यतः मंचन की वस्तु मानते हैं उन्हें इस मंतव्य पर विचार करना चाहिए। अरस्तु के काव्यशास्त्र की जीवंतता का यह विशिष्ट प्रमाण है कि उसके सूत्रों को पकड़कर इस सप्ताह में दो आलोचना संप्रदाय विकसित हुए हैं। वे है अमेरिकी नई आलोचना और शिकागो स्कूल। प्रथम के नेता जॉन क्रो रैनसम है, द्वितीय के जे.एस. क्रेन है। प्रथम का विकास 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में हुआ और द्वितीय का 1950 के बाद में। अरस्तु की अभिव्यंजना सामान्यतः स्पष्ट, प्रांजल और अर्थगर्भ है। उन्हें समझने में कठिनाई वही होती है जहाँ उन्होंने अतिशय संक्षेप में काम लिया है या किसी शब्द की व्याख्या नहीं की है। संभवतः ऐसे शब्द उनके समय में इतने प्रचलित थे कि उनकी व्याख्या उन्हें अपेक्षित जान नहीं पड़ी, अथवा उन्होंने जानबूझकर व्याख्या नहीं की, अथवा पांडुलिपि के अपूर्ण, खंडित या त्रुटित होने का भी यह परिणाम हो सकता है। इनमें किसका कितना दायित्व है ये निर्णय करने का आज कोई साधन नहीं है। अरस्तु की सीमाओं में सबसे प्रमुख क्या है? काव्य के सर्वांगपूर्ण विवेचन की प्रतिज्ञा कर केवल दुखांतक का विवेचन करना। प्रगति का उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया, प्रसन्न को चलता कर दिया। महाकाव्य की चर्चा केवल दुखांतक की श्रेष्ठता सिद्ध करने के प्रसंग में की है। इस तरह काव्य का शास्त्र न होकर केवल दुखांतक का शास्त्र बन गया। आज साहित्य की विधाओं, रूपों, शिल्पों में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि इनकी आलोचना के लिए काव्य शास्त्र अनुपयोगी बन गया है। जॉन गेस्नर ने ठीक ही कहा है कि काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से आज के साहित्य की आलोचना का प्रयास वैसा ही है जैसे चलनी में पानी रखने का प्रयास। पर लोगों ने यह प्रयास भी किया, संभवतः आगे भी करते रहेंगे। काव्य शास्त्र की एक गंभीर सीमा यह है कि उसमें काव्य भाषा विषयक विचार नहीं के बराबर है। जो है वह इतना अपर्याप्त है कि उसकी सहायता से काव्यालोचन की परिधि में प्रवेश भी संभव नहीं है। इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय आचार्यों का भाषा विवेचन कहीं अधिक व्यापक और गंभीर और व्यवस्थित है। अलंकारों की संख्या में तो आज भी पश्चिम भारत के पीछे है। वाग्विकल्प के विच्छित्तिपूर्ण कितने भेद प्रभेद हो सकते हैं, इसमें भारतीय काव्यशास्त्र अप्रतिस्पर्धी है। संभव है सीधी सपाट वैज्ञानिक अभिव्यंजना के अभ्यासी अरस्तु को काव्य की वक्र कथन भंगी आकृष्ट करने में असफल रही हो। अरस्तु ने मताग्रह से मुक्त होकर सच्चे अनुसंधानिक के रूप में काव्य के तत्वों के विश्लेषण का बीड़ा उठाया था और निष्ठा से उसे पूरा किया। उनका काव्यशास्त्र वर्णनात्मक आलोचना का उत्तम और प्रथम निदर्शन है। उन्होंने कहीं भी नियामक बनने का प्रयत्न नहीं किया, किंतु संयोग ऐसा बना कि 300 वर्षों तक वे नियामक ही माने जाते रहे। उन्हें नियमों का उल्लंघन साहित्यिक अपराध में गिना जाता था। नव आभिजात्यवादी युग में तो काव्यशास्त्र को बाइबिल जैसी मान्यता प्राप्त थी। 19वीं शताब्दी में रोमांटिक भावधारा के आविर्भाव के बाद ही काव्यशास्त्र का प्रभाव कुछ क्षीण हुआ, पर क्षीण ही हुआ, लुप्त नहीं। ये और बात है कि उसका अधिकतर महत्व अब ऐतिहासिक रह गया है, पर वह ऐसा ऐतिहासिक अभिलेख है कि जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सेंट्सबरी का कहना सर्वथा समीचीन है कि जो आलोचक की भूमिका पूरी करना चाहता है उसके लिए बिना गंभीर क्षति उठाए अरस्तु का अध्ययन न करना असंभव है। अरस्तु आलोचना के सिकंदर है और इसी क्षेत्र में उनकी विजय श्रृंखलाएं, दूसरे क्षेत्र में उनके शिष्य की विजय श्रृंखलाओं के विपरीत आज भी प्राय ज्यों की त्यों कायम है, बल्कि उनका कुछ विस्तार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।